नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी सरकार के गठन के साथ ही एनडीए में पड़ी दरार की, शपथ ग्रहण के बाद केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की। देखेंगे मोदी के मंत्रिमंडल से किस तरह बाहर हुए 37 मंत्री। आरएसएस ने बीजेपी नेता पर क्यों लगाए गंभीर आरोप। जानेंगे कैसे यूपी में खतरे में है सीएम योगी की कुर्सी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए प्रज्वल रेवन्ना 24 जून तक भेजा गया जेल। विवादित वीडियो कांड में आरोपी है निष्कासित जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर होंगे उपचुनाव। चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिफिकेशन। 10 जुलाई को होगी वोटिंग, 13 जुलाई को आएंगे नतीजे। जम्मू के रिहायशी हमले के लिए जांच टीम गठित, अलर्ट हुई जांच एजेंसियां। एलजी मनोज सिन्हा ने जाना घायलों का हाल, की मुआवजे की घोषणा। और शेयर बाजार में गिरावट, 203 अंकों की गिरावट के साथ 76,490 पर बंद हुआ सेंसेक्स। तो वहीं 30 अंक की मामूली गिरावट के साथ 23,259 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव में हार कर भी बीजेपी ने सहयोगियों के साथ सरकार बना ली, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि ये सरकार कब तक चल पाएगी। वहीं एनडीए में अभी से टूट की खबरें सामने आने लगी हैं। महाराष्ट्र में एनडीए टूटने की कगार पर दिख रहा है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में अजित पवार गुट से कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ। दरअसल एनडीए ने अजित गुट से प्रफुल्ल पटेल को राज्य मंत्री पद का ऑफर दिया था, लेकिन वो कैबिनेट मंत्री के पद पर अड़े हुए थे और इसे लेकर अजित गुट की नाराजगी जाहिर थी। लेकिन अब शिंदे गुट की शिवसेना में भी बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं। शिंदे गुट की शिवसेना के खाते में एक भी मंत्री पद नहीं आया है, जिसे लेकर वो नाराज बताए जा रहे हैं। और नाराजगी की गूंज केंद्र में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र तक सुनाई दे रही है। महाराष्ट्र की सत्ता महायुति गठबंधन के हाथ में है। ऐसे में एनसीपी, अजित गुट और शिंदे गुट की शिवसेना अगर एनडीए से दूरी साध लेते हैं तो महाराष्ट्र सरकार बड़े संकट में आ जाएगी। तो वहीं विभागों के बंटवारे को लेकर खींचतान भी अभी भी जारी है। एक तरफ जहां टीडीपी और जेडीयू की मांगों ने बीजेपी की चिंता बढ़ा रखी है, तो वहीं अब उद्धव गुट की शिवसेना ने बड़ा दावा किया है। शिवसेना उद्धव गुट का कहना है कि टीडीपी ने अपने लिए लोकसभा के स्पीकर पद की मांग की है। इसके साथ ही टीडीपी ने बीजेपी के सामने एक और बड़ी शर्त रख दी है। टीडीपी ने अमित शाह को गृह मंत्री नहीं बनाने की मांग की है, क्योंकि उसे डर है कि अमित शाह अपना पुराना खेल शुरू कर देंगे और संसद में टीडीपी को खत्म कर देंगे। तो यही डर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी है। इसलिए दोनों ने लोकसभा का स्पीकर पद एनडीए के नेता को देने की मांग की है। जिसके बाद चर्चाएं ये चल रही हैं कि एनडीए सरकार तो बन गई है, लेकिन सहयोगी दल ही आपस में सहज नजर नहीं आ रहे। ऐसे में ये सरकार कितने दिनों तक चल पाएगी। जहां एक तरफ बीजेपी के सहयोगी दल कब एनडीए को छोड़ दें इसका कुछ भरोसा नहीं है, तो वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए मंत्रियों के शपथ लेने के बाद इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया है। दरअसल केरल से बीजेपी के इकलौते सांसद सुरेश गोपी ने अपने पद मुक्त होने की बात की है, जिसके सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। रविवार को राष्ट्रपति भवन में नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसमें कई पुराने चेहरे तो कई नए चेहरों को जगह मिली। इनमें से ही एक चेहरा है केरल से बीजेपी सांसद सुरेश गोपी का। सुरेश गोपी केरल से इकलौते बीजेपी सांसद हैं। इसके अलावा सुरेश मलयालम फिल्मों का एक चर्चित नाम भी है। रविवार को तमाम नवनिर्वाचित सांसदों के साथ सुरेश गोपी को महामहिम ने केंद्रीय राज्य मंत्री की शपथ दिलवाई। इसके बाद सुरेश गोपी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री के पदभार से इस्तीफा देने की पेशकश की है। सुरेश का कहना है कि उन्हें कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनना है, वो सिर्फ सांसद ही बने रहना चाहते हैं। सुरेश की दलील है कि राज्य मंत्री बनने से उनके कार्यभार पर असर पड़ेगा, लेकिन मात्र सांसद बने रहने से वो सांसद रहते हुए फिल्मों में भी अपना काम जारी रख सकते हैं। सुरेश गोपी के इस बयान की गहराई में झांके तो सच्चाई कुछ और ही निकलकर सामने आती है। दरअसल केरल सहित समूचे दक्षिण भारत में बीजेपी का जनाधार काफी कम है। इसलिए अगर ये कहा जाए कि केरल को केवल झुंझुना पकड़ाने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया है, तो ये गलत नहीं होता। बीजेपी के इसी कदम को सुरेश भाप गए और उन्होंने इस पद को ठुकराने की पेशकश कर बीजेपी को अपना संदेश दे दिया है।
सुरेश गोपी ने केरल के त्रिशूर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और सीपीआई के सुनील कुमार को करीब 75,000 वोटों से हराया था। एक तरफ जहां केरल से बीजेपी के इकलौते सांसद सुरेश गोपी अपने ही बयान से पलटते हुए नजर आए, जिस पर अब सवाल खड़े हो गए हैं, तो वहीं सवाल अब नए मंत्रिमंडल पर भी उठाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के साथ कई नए लोगों ने शपथ ली तो कई पुराने चेहरों को जगह नहीं मिली है। तो कौन है वो मंत्री, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एनडीए गठबंधन की अगुवाई करने वाली बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन नतीजे ऐसे नहीं रहे। पूरा एनडीए गठबंधन भी 300 पार नहीं कर सका। भले ही एनडीए ने सरकार बना ली है, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा फायदा एनडीए के सहयोगी दलों को हुआ है। पीएम की नई कैबिनेट में आधे से ज्यादा नए लोगों को जगह दी गई है। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में सरकार से 37 मंत्रियों को हटाया गया है और इनमें कैबिनेट रैंक वाले 7 मंत्री शामिल हैं। इनमें स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर और नारायण राणे प्रमुख हैं। पुरुषोत्तम रूपाला, अर्जुन मुंडा, आरके सिंह और महेंद्र नाथ पांडे ने भी दूसरी मोदी सरकार में कैबिनेट पद संभाला था, लेकिन रविवार को शपथ लेने वाले मंत्री परिषद में उन्हें बरकरार नहीं रखा गया। 42 राज्य मंत्रियों में से 30 को हटा दिया गया है। जिन लोगों को दोबारा नहीं चुना गया उनमें वीके सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते, अश्विनी चौबे, दानवे राव साहेब, दादा राव, साध्वी निरंजन ज्योति, संजीव बालियान, राजीव चंद्रशेखर, सुभाष सरकार, निशित प्रामाणिक, राजकुमार रंजन सिंह और प्रतिमा भौमिक शामिल हैं। मीनाक्षी लेखी, मुंजापारा महेंद्र भाई, अजय कुमार मिश्रा, कैलाश चौधरी, कपिल मोरेश्वर पाटिल, भारती प्रवीण पवार, कौशल किशोर, भगवंत खुआ और वी मुरलीधरन को भी मंत्रिमंडल में नहीं रखा गया है। हटाए गए मंत्रियों में से 18 चुनाव हार गए थे। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि इन मंत्रियों को हटाने के पीछे कारण क्या थे। क्या बीजेपी के अंदर ही घमासान छिड़ गया है? इन नेताओं के संसदीय क्षेत्र में इनके खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया है, जिसका असर इन चुनाव परिणामों में भी देखने को मिला है। मोदी मंत्रिमंडल में नए चेहरों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो सवाल बीजेपी पर भी खड़े हो रहे हैं। आरएसएस ने बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद से बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। तो क्या है मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नई सरकार के गठन के साथ ही एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। संघ नेता शांतनु सिन्हा ने बीजेपी नेता अमित मालवीय पर चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। शांतनु सिन्हा ने बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय पर शोषण के आरोप लगाए हैं, जिससे सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि एनडीए गठबंधन की सरकार और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने अभी 24 घंटे भी नहीं हुए कि बीजेपी के लोगों के काले कारनामों ने एक बार फिर सिर शर्म से झुका दिया है। शांतनु सिन्हा का कहना है कि अमित मालवीय बंगाल के 5 स्टार होटलों में और बीजेपी दफ्तर में महिलाओं का शोषण करता है। बीजेपी नेताओं में महिलाओं की आपूर्ति करने की होड़ लगी हुई है। सुप्रिया श्रीनेत ने इस पर कहा कि सवाल ये है कि बीजेपी की आईटी सेल है या अत्याचारियों का जमावड़ा। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में हर बार आरोपी बीजेपी का नेता ही क्यों होता है? बीजेपी के पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन पूरी बीजेपी चुप है। ऐसे आरोपों पर खामोशी का सच क्या है? आखिर इस पदाधिकारी को क्यों और किसके कहने पर बचाया जा रहा है? नरेंद्र मोदी किस मुंह से महिला संरक्षण की बात करते हैं, जब वो हमेशा संरक्षण आरोपी को देते हैं? इसके साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के बयान पर बीजेपी कार्रवाई करे। इस गंभीर मामले में निष्पक्ष जांच हो ताकि सच सामने आए। जब तक जांच पूरी ना हो, सत्तारूढ़ दल से जुड़े पद पर ये व्यक्ति ना बैठे जिस पर शोषण के आरोप हो। कांग्रेस ने बीजेपी से जवाब मांगा है कि इस गंभीर मामले पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय महिला आयोग क्या करेगा। एक तरफ बीजेपी नेता पर आरएसएस ने महिला के साथ शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे बीजेपी मुश्किल में आ गई है, तो वहीं मुश्किल में यूपी के सीएम योगी भी नजर आ रहे हैं और अपनी कुर्सी बचाने के लिए तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो कैसे खतरे में है सीएम योगी की कुर्सी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। रविवार को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली। इसी के साथ 72 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह का नाम भी शामिल है। और सोमवार शाम को मोदी कैबिनेट की पहली बैठक प्रधानमंत्री के लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर होने की संभावना है। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी, लेकिन ये सिर्फ बधाई के लिए दिए गए फूल नहीं, बल्कि खुद की कुर्सी को बचाने के लिए एक दरखास्त है कि उन्हें एक और मौका दिया जाए और उनकी कुर्सी ना छीनी जाए, क्योंकि यूपी में इस बार बीजेपी कम सीट जीत पाई है और इसी का नतीजा है कि सबसे
ज्यादा लोकसभा सीट होने के बावजूद भी यूपी से केवल 9 मंत्रियों ने ही शपथ ली, जबकि बिहार में 40 सीट होने के बाद भी यहां से 8 मंत्रियों ने शपथ ली, जो साफ साफ दिखा रहा है कि पीएम मोदी सीएम योगी से नाराज है। क्योंकि 4 जून को पीएम मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकाल में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तब भी पीएम मोदी ने हिमाचल, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात जैसे राज्यों में बीजेपी के क्लीन स्वीप को लेकर मतदाताओं का आभार जताया, लेकिन अपने भाषण में उन्होंने उत्तर प्रदेश का नाम तक नहीं लिया। इसीलिए अपनी कुर्सी को बचाने के लिए योगी मंत्रियों से मिलकर अपनी सिफारिश करवा रहे हैं। बता दें कि योगी से नाराज सिर्फ हाईकमान ही नहीं बल्कि उनके साथी भी नाराज हैं, जिसकी बानगी तब देखने को मिली जब यूपी में सीएम योगी ने सभी विधायकों और नेताओं के साथ मीटिंग तो की, तब यूपी के दोनों सीएम नदारद रहे। तो वहीं एटा से हारने के बाद बीजेपी नेता राजवीर सिंह ने अपनी ही पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वास्तव में ये चुनाव वे हारे नहीं हैं। उनको बीजेपी नेताओं ने भीतर घात कर चुनाव हरवाया है, जो ये बता रहा है कि योगी से पीएम मोदी ही नहीं बल्कि विधायक भी नाराज हैं। एक तरफ जहां चुनाव नतीजों में सीएम योगी को लेकर नाराजगी देखने को मिली, तो वहीं अब नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर जनता में भारी आक्रोश नजर आ रहा है, जिसके चलते छात्र अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। देश भर में नीट रिजल्ट का मामला तूल पकड़ चुका है, जिसे लेकर छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। नतीजों में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। छात्रों की मांग है कि नीट की परीक्षा दोबारा करवाई जाए। इन याचिकाकर्ताओं में ज्यादातर छात्र हैं जिन्होंने इस साल नीट की परीक्षा दी थी। याचिकाओं में परीक्षा को रद्द करवाकर दोबारा करवाने के साथ ही ग्रेस नंबरों को भी चुनौती दी गई है। पूरे देश से छात्रों समेत कोचिंग संस्थान और छात्र संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो वहीं विपक्ष ने भी इस मामले पर अपना विरोध दर्ज करवाया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छात्रों के पक्ष में कहा कि वो संसद में इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। इस पूरे विवाद में बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इसके साथ एनडीए सरकार की भी भूमिका पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। आपको बता दें कि 12 जून को इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है। गौरतलब है कि 5 मई को नीट की परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसके नतीजे 4 जून को चुनाव नतीजों के दिन जारी होते हुए ही विवादों में आ गए थे। और अब देखना होगा कि देश भर से दाखिल हो रही याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है। परीक्षा परिणाम को लेकर अब बीजेपी सरकार सवालों में है, तो दूसरी तरफ सवाल पीएम मोदी के नए मंत्रिमंडल पर भी उठ रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में इस बार एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, जिसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो आखिर क्यों उठ रहे हैं ये सवाल, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मोदी का नया मंत्रिमंडल शपथ लेते ही विवादों में घिर गया है। बता दें कि नए मंत्रिमंडल में 72 मंत्रियों ने शपथ ली है, लेकिन खबर ये है कि मंत्रिमंडल से मुस्लिम प्रतिनिधित्व नदारद है। जी हाँ, ये पहली बार है जब किसी कैबिनेट में एक भी मुसलमान बिरादरी का मंत्री शामिल नहीं है। बता दें कि नेहरू कैबिनेट से लेकर अब तक हर मंत्रिमंडल में मुस्लिम प्रतिनिधि अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते रहे हैं। लेकिन इस खबर के बाद बीजेपी का असली चेहरा एक बार फिर उजागर हो गया है। बीजेपी भले ही मुसलमानों की हितैषी बनकर उनके साथ बराबरी का व्यवहार करने की बात कहती हो, लेकिन उसका दोहरा चरित्र रविवार को एक बार फिर सबके सामने आ गया है। देश की 140 करोड़ आबादी में मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ है, यानी 14% की भागीदारी। ऐसे में उन्हें प्रतिनिधित्व न देना मोदी सरकार के दोहरे चरित्र को उजागर करता है। हालांकि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में नजमा हेपतुल्ला, एमजे अकबर और नकवी के रूप में 3 मुसलमानों का प्रतिनिधित्व था। दूसरे कार्यकाल में नकवी ही अकेले पूरी बिरादरी का प्रतिनिधित्व करते रहे, लेकिन इस बार ये संख्या 0 रह गई है। इस निर्णय से अल्पसंख्यकों को लेकर बीजेपी सरकार के रवैये पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल में अभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी नहीं हुआ है कि किसानों के लिए निधि की फाइल उन्होंने जारी कर दी, उस पर साइन कर दिए हैं। ये सब हबड़ इसीलिए हुई है कि यूपी में और हरियाणा में बीजेपी का कितना बुरा हाल हुआ है। और इस हिसाब से तो प्रधानमंत्री जी आपको अगली गाड़ी से मणिपुर निकल जाना चाहिए, क्योंकि मणिपुर में 2 सीटें हैं सिर्फ, और वो 2 की 2 कांग्रेस को चली गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।